हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फोकस ओनली स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं एनिमल सेल के बचे हुए क्वेश्चन आंसर्स। और ये वीडियो एनिमल सेल चैप्टर का आखिरी वीडियो होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन है ऑर्गेनल्स विच आर फाउंड इन मिड पीस ऑफ द स्पर्म। तो ये हमने बताया था कि स्पर्म के मिड पीस में माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रियोल रहता है, इसीलिए ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द स्पर्म सेल कंसिस्ट्स ऑफ हेड, मिड पीस एंड अ टेल, ठीक है। आप लोग इसका डायग्राम देखोगे क्लास 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी में, तो आप लोग देखेंगे कि स्पर्म सेल में 3 भाग होता है। सबसे ऊपर वाला भाग को हेड कहते हैं, बीच वाले भाग को मिड पीस कहते हैं और नीचे वाले भाग को टेल कहते हैं, ठीक है। हेड में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, क्लियर है। और उसी न्यूक्लियस में जो प्रोजेक्टेड पोर्शन होता है आगे का, उसको एक्रोसोम कहते हैं। उसी एक्रोसोम में जो है एंजाइम्स भरे पड़े रहते हैं और यही एंजाइम्स जो है वो फीमेल एग को पेनिट्रेट करने में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। जो बीच वाला पोर्शन होता है मिड पीस, उसमें बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, स्पाइरली कॉइल्ड होता है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया चूँकि एनर्जी हाउस है, ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, इसलिए एटीपी प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। और इसी एटीपी का यूज़ करते हुए स्पर्म जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रैवल करता है, ठीक है। और जो सबसे नीचे वाला पोर्शन होता है टेल और फ्लैजिलम, वो क्या करता है, वो मूवमेंट करता है, ठीक है। उसी मूवमेंट से जो है स्पर्म जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रैवल करके एग तक पहुंचता है, क्लियर है, ओवम तक पहुंचता है और फिर स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है। क्लियर हो गया। तो ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से क्वेश्चन है, क्लियर है, पीजीटी बायोलॉजी में आया हुआ इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेजर फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है, हमने पहले ही बताया हुआ है अमीबा वाले चैप्टर में, प्रोटोजोआ में, एनिमल किंगडम के फाइलम प्रोटोजोआ अगर आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको ये चीज़ क्लियरली हमने समझाया है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है उसका मुख्य फंक्शन होता है ऑस्मो रेगुलेशन करना। इसका काम क्या है, तो ये सेल में जो एक्सेस वाटर प्रेजेंट होता है उसको स्टोर करता है और उसके बाद एक स्टेज आने के बाद उसको बाहर एक्सपेल आउट कर देता है, ठीक है। और ये कंट्रोल करता है वाटर बैलेंस को। एक कोशिका के भीतर कितना एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ वाटर रहना चाहिए उसको बैलेंस करने का काम होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का, ठीक है। इट कंट्रोल्स द इंट्रासेलुलर वाटर बैलेंस, मतलब सेल के अंदर का वाटर बैलेंस को कंट्रोल करने का काम किसका है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का। और ये काम ये कैसे करता है, तो बाय एक्यूमुलेटिंग एंड एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर आउट ऑफ द सेल, ठीक है। कोशिका के अंदर जो एक्सेस वाटर होता है उसको एक्सपेल कर देता है और जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको एक्सपेल करने के बाद जो जितना कोशिका को ज़रूरत होता है उस ज़रूरत अनुसार जो है पानी को स्टोर किए रखता है, ठीक है। अलाउिंग सेल्स टू सर्वाइव अंडर हाइपोटोनिक स्ट्रेस। हाइपोटोनिक स्ट्रेस के कंडीशन में एक कोशिका मरे नहीं, सर्वाइव करे, इस चीज़ का रेगुलेशन कौन देखता है, तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्लियर हो गया। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या हो गया, ऑस्मो का मतलब हो गया ऑस्मोटिक बैलेंस, ठीक है, एक तरह से वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस, और रेगुलेशन का मतलब हो गया उसको नियंत्रण करना, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल सिक्रीशन इज डन बाय। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। क्योंकि हमने पढ़ा है कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स का मेन फंक्शन क्या होता है, किसी भी सेल के अंदर के सिक्रीशन को मॉडिफाई करना, उसको पैकेजिंग करना, ठीक है। पैकेजिंग करने के बाद उसको जो है इंट्रासेलुलर यानी सेल के अंदर के जो टारगेट्स होते हैं जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइसोसोम, या फिर सेल के बाहर के जो टारगेट्स होते हैं जैसे जाइमोजेंस, वहाँ पर इसको डिस्पैच करना, ठीक है। तो सेल सिक्रीशन किसके द्वारा किया जाता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के द्वारा किया जाता है, ठीक है, क्लियर है। वैसे भी एलिमिनेशन टेक्निक से भी इसको हम लोग कर सकते हैं। ऑप्शन ए जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसका काम तो क्या है, ट्रांसपोर्ट करना। और ये क्या कहते हैं, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व रहता है, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड सिंथेसिस में इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। ये तो होगा नहीं। ऑप्शन बी जो है प्लास्टिड, ये भी नहीं होगा, ये भी ऑड वन आउट है, क्योंकि इसका मुख्य रूप से काम क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट को फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना, ठीक है। ऑप्शन डी न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है और इसका मुख्य रूप से फंक्शन होगा किसमें, जीन और हेरिडिटी
ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन में, ठीक है, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। क्लियर हो गया। तो बच्चा कौन, ऑप्शन सी गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो सेल सिक्रीशन जो होगा या सेल पैकेजिंग होगा या सेल मॉडिफिकेशन हो गया, इन सभी का सही जवाब क्या होगा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज इन कंटिन्यूएशन विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही होता है जो कि न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से कंटिन्यू स्प्रेड करता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, देखो क्या कह रहा है यहाँ पे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एक सिस्टम है किस चीज़ का, तो मेम्ब्रेन लाइंड चैनल्स का, जो कि सभी तरह के यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं एक्सेप्ट मैच्योर इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी देखा हुआ था कि बताइए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस में एब्सेंट होता है, तो वो मैच्योर इरिथ्रोसाइट यानी मैच्योर आरबीसी सेल्स होते हैं, जो कि यूकैरियोटिक सेल्स होते हुए भी उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एब्सेंस होती है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि ये जो मेम्ब्रेन होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, ये काफ़ी थिनर होते हैं, ठीक है, काफ़ी पतले होते हैं दैन मोस्ट अदर सेल मेम्ब्रेन्स, एंड इट इज़ कनेक्टेड विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियर इन्वेलप। ठीक है, हमने देखा था कि ये जो अगर न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये इसका क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियर इन्वेलप जिसको कहते हैं, तो यहीं से क्या होता है, कनेक्टेड होता है, ये इस तरह से कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो वही ये क्वेश्चन कह रहा है, इसीलिए ये कनेक्टेड होता है ताकि ये प्रोटीन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर सके, और इसी पे कुछ कुछ राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, RER। क्लियर है, इसको क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये एक रफ डायग्राम था। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, DNA इज़ नॉट फाउंड इन। ठीक है, बताइए कि दिए गए ऑप्शंस में से किस में DNA एब्सेंट होता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी राइबोसोम्स। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो इसका सही जवाब होगा राइबोसोम्स, क्योंकि DNA जो है वो न्यूक्लियस में तो होता ही होता है। ठीक है, प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, इसमें भी हम लोगों ने देखा था कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रियल DNA इज सिग्निफिकेंट इन मैटरनल इनहेरिटेंस। अब मैटरनल इनहेरिटेंस जो है ये एक ऐसा टर्म है जो कि जेनेटिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, whereas क्लोरोप्लास्ट DNA कंसिस्ट ऑफ जीन्स इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो बस ये याद रखना कि हमारे सेल के अंदर जो है वो न्यूक्लियस में तो DNA पाया ही जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अलावा जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें भी DNA प्रेजेंट होता है, एज वेल एज जो प्लास्टिड्स होते हैं उसमें भी DNA प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्लास्टिड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में। तो यहाँ पे अगर क्लोरोप्लास्ट भी लिखा रहता तो वो भी सही होता। ठीक है, लेकिन राइबोसोम्स में DNA प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि राइबोसोम्स तो क्या होता है, ये स्कैटर्ड ग्रैनुअल्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं, और इसका मेन फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करना। क्लियर हो गया, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ मेजर फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडीज इज। पहला ऑप्शन है लाइट डिपेंडेंट फोटोसिंथेसिस, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का गोल्गी बॉडी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमें अच्छी तरीके से पता है कि जो ETC होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वो माइटोकॉन्ड्रिया से जुड़ा हुआ फंक्शन है, तो ये भी ऑप्शन गया। डी ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन जो है वो सेंट्रियोल से जुड़ा हुआ फंक्शन है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका गोल्गी बॉडी से कोई लेना देना नहीं है। बचा कौन सा, ऑप्शन सी। नहीं भी आ रहा है तो भी आप ऑप्शन सी आँख बंद करके मार दो, यही ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या कह रहा है, लिंकेज ऑफ प्रोटीन्स विथ शुगर। हमने पढ़ा था कि जो गोल्गी बॉडीज़ होता है इसका मुख्य फंक्शन होता है प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग करना ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रोटीन्स को शुगर के साथ लिंक करके उसका पैकेजिंग करेगा कौन, गोल्गी बॉडीज़। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी। गोल्गी बॉडीज़ के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में स्टडी करा हुआ है। ठीक है, सिस्टर्नी क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है, किस तरह से ये जॉइंटली वर्क करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिलकर, किस तरह से ये वेसिकल सीक्रेट करता है। ठीक है, ये सब आप डिटेल में हमने पहले ही पढ़ लिया है।
ठीक है, आप लोग इसको गो थ्रू कर लो एक बार एक्सप्लेनेशन से। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज नॉट सराउंडेड बाई एनी मेम्ब्रेन। दिए गए 4 ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो कि किसी भी मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता है। तो देखो पहला ऑप्शन जो है लाइसोसोम, हमें पता है ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा। सी ऑप्शन जो है प्लास्टिड, ये क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है और क्लोरोप्लास्ट हमें पता है कि वो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी हमें पता है कि ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ये भी होता है ना, तो ये भी नहीं होगा। क्लियर है। बचा कौन सा, राइबोसोम। तो राइबोसोम जो है वो किसी भी मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता है, वो छोटा छोटा ग्रैनुलर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जो कि स्कैटर्ड होता है साइटोप्लाज्म में। क्लियर है। ओके, यहाँ पे भी वही कह रहे हैं कि राइबोसोम्स जो होते हैं वो, माफ़ कीजिए एक सेकेंड, राइबोसोम्स जो होते हैं वो नेकेड राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन होते हैं और ये फंक्शन करते हैं साइट्स फॉर प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस, ठीक है। इसमें एक कवरिंग मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये तीनों के तीनों ही डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, ठीक है, जबकि वैक्यूल्स जो होते हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय, सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ऑब्जर्व करा था, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पॉटर, ठीक है। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप लोग को याद रखना है, ठीक है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में ये भी फैक्ट अभी जस्ट हमने देखा प्रीवियस क्वेश्चन में कि मैच्योर आरबीसी में ये प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। और इसको सबसे पहले ऑब्जर्व और नेमिंग किसने किया था, तो पॉटर ने। क्लियर है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इज डिवॉइड ऑफ डीएनए येट इज़ केपेबल ऑफ डुप्लीकेशन। तो इसका सही जवाब होगा सेंट्रियोल्स, क्योंकि सेंट्रियोल्स ही ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो कि सेल डिवीजन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है लेकिन उसके पास डीएनए नहीं होता, ठीक है। बाकी जो ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए प्लास्मिड, हमें पता है कि ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जो कि बैक्टीरियल सेल्स में मौजूद होता है। ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी डबल सेल ऑर्गेनल है जिसमें कि डीएनए मौजूद होता है, ठीक है। ऑप्शन डी न्यूक्लियस, इसमें तो डीएनए प्रेजेंट होता ही है जो कि कैरी करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। क्लियर है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। और सेंट्रियोल्स के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट बात याद रखना कि ये जो सेल ऑर्गेनल सेंट्रियोल्स है वो वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है माइक्रोट्यूब्यूल्स के ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। इसको हमने माइक्रोट्यूब्यूल्स वाले टॉपिक में बताया था, ठीक है, आप लोग देख लेना थ्योरी वाला वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेंट्रियोल से रिलेटेड है, देख लेते हैं। सेंट्रियोल टेक्स पार्ट इन, इसमें पूछ रहा है कि बताइए सेंट्रियोल जो है वो क्या फंक्शन करता है। ऑप्शन ए है इनिशिएशन ऑफ प्लेट फॉर्मेशन, ऑप्शन बी है इनिशिएशन ऑफ स्पिंडल फॉर्मेशन, ऑप्शन सी है इनिशिएशन ऑफ न्यूक्लियस फॉर्मेशन, ऑप्शन डी है इनिशिएशन ऑफ सेल डिवीजन। तो देखो अभी हमने देखा कि सेंट्रियोल्स का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, बताओ ये क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। सेंट्रियोल्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑर्गेनाइजिंग माइक्रोट्यूब्यूल्स दैट सर्व एज द सेल्स स्केलेटल सिस्टम। तो अगर इस पॉइंट को हम लोग याद रखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स वास्तव में होते कौन से हैं, तो स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। तो स्पिंडल वाला ऑप्शन किस में दिया हुआ, ऑप्शन बी में, तो यही हमारा सही जवाब होगा, इनिशिएशन ऑफ स्पिंडल फॉर्मेशन। क्लियर है। ऑप्शन ए प्लेट फॉर्मेशन, ऑप्शन सी न्यूक्लियस फॉर्मेशन, ऑप्शन डी सेल डिवीजन, ये सब के सब गलत हैं। क्लियर है, क्योंकि ये एक्टिवली रोल प्ले करता है सेल डिवीजन के दौरान किस चीज़ में, तो स्पिंडल फॉर्मेशन या माइक्रोट्यूब्यूल्स के ऑर्गेनाइजेशन में, और क्रोमैटिड्स को पुल अपार्ट करते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। क्लियर है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑटोफेजिक वैक्यूल्स आर, ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ, फेजिक का मतलब होता है एनगल्फ करना, ईट करना, ठीक है, सेल्फ ईटिंग कहने का मतलब है। तो सेल्फ ईटिंग वाला फिनोमेना कौन शो करता है, सेल ऑर्गेनल, तो लाइसोसोम, एग्जैक्टली। लाइसोसोम को ही हम लोग ने क्या कहा था, सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो जो है एक ऐसा कैटाबॉलिक प्रोसेस शो करता है जिसमें कि वो
खुद के ही सेल कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट कर जाता है, ठीक है। तो इसी फिनोमेनन को ऑटोफेजी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो ऑटोफेजी जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है सेल्फ ईटिंग। इट इज़ ए कैटाबॉलिक प्रोसेस in eukaryotic cells that delivers cytoplasmic components and organelles to lysosomes for digestion, ठीक है। लाइसोसोम्स जो है इसको खुद ब खुद डाइजेस्ट कर जाता है और बड़े बड़े माइक्रोमोलिक्यूल्स को तोड़ के उसको फिर से क्या करता है, सेल को अलाउ करता है ताकि वो उसको मटेरियल्स को रीयूज़ कर सके, ठीक है। तो ये इसका ऑटोफेजिक जो है वो फिनोमेनन शो करने वाला एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है जो कि लाइसोसोम शो करता है, ठीक है। आगे देखते हैं, विच साइंटिस्ट कॉइन्ड द टर्म क्रोमोसोम, किस साइंटिस्ट ने टर्म क्रोमोसोम कॉइन किया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखो। वॉल्डेयर ने टर्म क्रोमोसोम कॉइन किया था, जबकि ऑप्शन बी जो है पुरकिनजी, इन्होंने प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया था, ठीक है। इन्होंने टर्म प्रोटोप्लाज्म कॉइन किया था, ठीक है। ऑप्शन ए जो है बेल्बियनी, इन्होंने कुछ क्रोमोसोमल रिंग्स के बारे में बताया था जिसको कि बाद में पॉपुलरली बेल्बियनी रिंग्स के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। ऑप्शन डी सटन, तो सटन एंड बोवेरी ने जो है कुछ थ्योरी ऑफ लिंकेजेस दिए थे, ठीक है, जिसको कि थ्योरी ऑफ क्रोमोसोमल लिंकेजेस के नाम से जानते हैं हम लोग। क्लियर है। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही जवाब होगा। क्या कह रहा है, क्रोमोसोम्स कैन बी डिफाइंड एज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच कंटेन्स डीएनए एंड प्रोटीन्स, ठीक है। क्रोमोसोम्स में डीएनए और प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। दे कैरी द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ऑब्वियसली ये कैरियर होते हैं किस चीज़ का, तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का, इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। ये जो वर्ड होता है क्रोमोसोम, ये डिराइव्ड होता है ग्रीक वर्ड से और बना होता है दो टर्म से, क्रोमा और सोमा। क्रोमा का मतलब होता है कलर और सोमा का मतलब होता है बॉडी, यानी कुछ कलर्ड बॉडीज़ जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये कैरी करते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जीन्स, इन्हें ही क्या कहा जाता है, क्रोमोसोम। और इस टर्म को देने वाले और कोई नहीं बल्कि वोन वॉल्डेयर थे, ठीक है। इन रिलेशन टू द टर्म क्रोमैटिन विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय वॉल्डेयर फ्लेमिंग, टर्म क्रोमैटिन को किसने दिया था, तो वॉल्डेयर यानी डब्ल्यू फ्लेमिंग ने, ठीक है। तो याद रखना, टर्म क्रोमोसोम को देने वाले वॉन वॉल्डेयर थे, वॉन वॉल्डेयर हार्ज, ठीक है। इनका पूरा नाम है वॉन वॉल्डेयर हार्ज, ठीक है, जो कि कॉमनली वॉल्डेयर के नाम से फेमस है। और टर्म क्रोमैटिन को किसने दिया था, तो फ्लेमिंग ने दिया था। क्लियर है। आप लोग को पता होगा कि क्रोमैटिन थ्रेड से जाके जो है जब कंडेंस होते हैं तो वो क्रोमोसोम फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेल ऑर्गेनल रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल प्लेट फॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन इज। तो देखो, इससे पहले जो हमने अभी क्वेश्चन देखा ये वाला, ये जो क्वेश्चन था, सेंट्रियोल टेक्स पार्ट इन, ठीक है, कौन सा फंक्शन है इसका। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है इनिशिएशन ऑफ प्लेट फॉर्मेशन। तो वही अभी जो हमने क्वेश्चन अभी बताया कि उसमें बताना है कि कौन सा सेल ऑर्गेनल ये सेल प्लेट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। तो उसका सही जवाब होगा क्या, गोल्गी बॉडीज़। जबकि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, सेंट्रियोल, कि सेंट्रियोल जो है वो स्पिंडल फॉर्मेशन का इनिशिएशन में इन्वॉल्व रहता है। क्लियर हो गया। तो दो सेल ऑर्गेनल्स अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, गोल्गी बॉडीज़ जो है वो वेसिकल्स प्रोड्यूस करता है जो कि फ्यूज़ करके सेल प्लेट का फॉर्मेशन करता है। सो दिस गोल्गी बॉडी इज़ कंट्रीब्यूटिंग in formation of this structure and the Golgi vesicle membranes contributing in new plasma membrane, ठीक है। सेल प्लेट के फॉर्मेशन में जो है गोल्गी बॉडी का इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसलिए गोल्गी बॉडी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। और ये सभी फॉर्मेशन जो है सेल डिवीजन के दौरान ही होता है, जिससे कि एक नया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। क्लियर हो गया। मतलब ये जो सेल प्लेट का फॉर्मेशन हो रहा है उससे एक नया प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन रहा है, और ये सेल प्लेट फॉर्म कौन कर रहा है, तो गोल्गी बॉडीज़, ठीक है। सो गोल्गी बॉडीज़ जो है वो क्या बना रहा है, बताओ, सेल प्लेट, राइट। गोल्गी बॉडीज़ क्या बनाता है, सेल प्लेट बना रहा है, ठीक है। और ये सेल प्लेट जो है वो सेल डिवीजन के दौरान क्या बना रहा है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना रहा है, ठीक है। और ये सब कब हो रहा है, तो एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। सेल डिवीजन के दौरान ये सभी कुछ परफॉर्म किए जा रहे हैं। क्लियर है।
और यहाँ पे क्या था कि जो सेंट्रियोल था, ठीक है, ये सेंट्रियोल जो है वो क्या बना रहा है, स्पिंडल, ये जो है स्पिंडल फॉर्मेशन कर रहा है। और ये स्पिंडल जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स के ऑर्गेनाइजेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और ये सभी कब कहाँ हो रहा है, तो सेल डिवीजन के दौरान, ठीक है, क्लियर हो गया। तो दोनों का अलग अलग फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल पोजेस अ सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन, कौन सा एक सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन पोजेस कर रहा है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ठीक है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस ये सभी के सभी डबल मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है। आप लोग को याद होगा क्लोरोप्लास्ट जो है ये भी डबल मेम्ब्रेन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया ये भी डबल मेम्ब्रेन होता है और न्यूक्लियस भी डबल वॉल्ट होता है, ठीक है। तो एक लाइसोसोम ऑड वन आउट हो गया, क्लियर है। क्या कह रहा है कि एक सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन ऑर्गेनल जो है वो लाइसोसोम होता है, जो कि मोस्ट एनिमल सेल में पाया जाता है, ठीक है। और ये कंटेन करता है बहुत सारा क्या, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, क्या कंटेन कर रहा है, बहुत सारा हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कंटेन कर रहा है, जो कि हेल्पफुल होता है इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, क्लियर है। और लाइसोसोम्स का मुख्य इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होता है वो 3 इंट्रासेलुलर प्रोसेसेस में देखने को मिलता है, ठीक है। 3 इंट्रासेलुलर प्रोसेसेस आर इंटरलिंक्ड विथ लाइसोसोम्स, कौन कौन से, पहला है फैगोसाइटोसिस, दूसरा है एंडोसाइटोसिस और तीसरा है ऑटोफेजी, क्लियर है। ऑटोफेजी अभी हमने देखा था, सेल्फ ईटिंग, ठीक है, मतलब सेल अपने सेल को खुद ही खा जाना, वो काम होता है लाइसोसोम का, इसीलिए इसको सुसाइडल बैग्स कहते हैं। एंडोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस जो होते हैं ये ऐसे फिनोमिनन होते हैं जिसमें कि सेल जो है वो अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कोई भी सब्सटेंसेस को इनगल्फ कर लेता है, मतलब ले लेता है, ठीक है। फैगोसाइटोसिस के बारे में तो आपने सुना भी होगा कि जो हमारा वाइट ब्लड सेल्स है WBC है, वो फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू ही जो है बैक्टीरिया या फिर कोई भी पैथोजेंस को इनगल्फ करता है, ठीक है। और एंडोसाइटोसिस में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे इम्यून सिस्टम के प्रोसेसेस हैं जिसमें कि एक कोशिका को अपने बाहरी इन्वायरमेंट से, ठीक है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कुछ सब्सटेंसेस को टेकअप करना होता है, वो जो है एंडोसाइटोसिस फिनोमेनन के थ्रू वो करता है, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम कनेक्ट विथ mRNA। तो ये हमने देखा था कि जो स्मॉलर सब यूनिट होता है राइबोसोम का वो कनेक्ट करता है किसके साथ, तो mRNA के साथ। और उसके बाद जो है जो ट्रांसफ़र RNA यानी tRNA होता है वो बाइंड करता है अमीनो एसिड के साथ, ठीक है। और उसके बाद जो है प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, क्लियर है। तो चूँकि चारों ऑप्शंस में से किसी में भी स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के बारे में चर्चा नहीं की गई है, इसीलिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा नन ऑफ द अबव, ठीक है। देखो PGT बायोलॉजी का क्वेश्चन है, क्लियर है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, नन ऑफ द अबव, क्लियर है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन विच सेल ऑर्गेनल विल सेडिमेंट एट लोअर स्पीड। तो देखो सेंट्रीफ्यूगेशन हमें पता है कि ये एक सेडिमेंटेशन प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो है अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स को सेपरेट करने का काम किया जाता है, ठीक है। कैसे होता है ये प्रोसेस देख लेते हैं। देखो क्या कह रहा है, अ सैंपल ऑफ टिश्यू इज लाइज्ड, यानी एक सैंपल ऑफ टिश्यू जो है उसको तोड़ा जाता है, ठीक है। और उसके अंदर के सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक करके उसके सारे कंटेंट्स को मिक्सअप किया जाता है, ठीक है। लेकिन वाइल द प्रोसीजर्स में ब्रेक मेनी ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है, इस प्रोसीजर के दौरान जो है सेल के अंदर का बहुत सारा कंपोनेंट्स टूट सकता है, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है। ये सब काफ़ी नाजुक होते हैं और इस प्रोसेस के दौरान ये ब्रेकअप हो सकते हैं, ठीक है, ब्रेक कर सकते हैं। हालांकि इन्हीं सेल के अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स भी होते हैं जो कि आसानी से नहीं टूटते, जैसे कि कुछ ऑर्गेनल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, गोल्गी एपरेटस हो गया, पेरोक्सीसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, ये सब इतने ज़्यादा आपस में जुड़े हुए रहते हैं, इंटैक्ट रहते हैं एक होमोजीनस एक्सट्रैक्ट के साथ जो आसानी से नहीं टूटते, ठीक है। इसीलिए
सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के दौरान अलग अलग पार्टिकल्स को डेंसिटी या साइज़ के आधार पे जो है अलग अलग रेट से सेडिमेंट करवाया जाता है, ठीक है। इसी सेडिमेंटेशन प्रोसेस के बारे में ये क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि बताइए कि कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो कि काफ़ी लोअर स्पीड पे सेडिमेंट करेगा, मतलब हल्का हल्का एकदम मध्यम धीरे धीरे जो है वो नीचे बैठेगा, ठीक है। तो स्वाभाविक है जो सबसे भारी और सबसे डेंस पार्टिकल होगा वो सबसे पहले बैठेगा, और इन दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन बी जो न्यूक्लियस है ये सबसे डेंस होता है और काफ़ी हैवी भी होता है, तो इसीलिए कंटेनर में सबसे पहले कौन सा बैठेगा नीचे, तो वो होगा न्यूक्लियस। क्लियर है। तो जो भी भारी पार्टिकल्स होगा वो जल्दी जल्दी जो है वो नीचे बैठ जाएगा। न्यूक्लियस के बाद यहाँ पे गोल्गी कॉम्प्लेक्स और राइबोसोम जो है ये भी जो है काफ़ी डेंस पार्टिकल्स माने जाते हैं। राइबोसोम्स तो ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स होता है, फटाफट नीचे जाके क्या करेगा, सेटल कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नीचे जाके सेटल कर जाएगा। उसी तरह गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी यहाँ पे जो है वो थोड़ा फास्टर स्पीड में, चूँकि डेंसर होता है तो इसीलिए फास्टर स्पीड में सेटल करेगा। लेकिन सबसे धीरे धीरे जो सेटल करेगा वो है हमारा ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों? क्योंकि एक माइटोकॉन्ड्रिया का एक तो साइज़ काफ़ी छोटा होता है, हमने देखा था कितना साइज होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, 0.5 माइक्रोमीटर। अब सोचो 0.5 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर कितना होता है, 10 पे पावर -9, राइट। तो 0.5 इंटू कितना होगा, 10 पे पावर -9 होगा। ये हो जाएगा ना क्या, किसका, तो ये होगा हमारा साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है। तो चूँकि ये काफ़ी हल्का होता है और काफ़ी लेस डेंस होने के साथ साथ स्मॉल साइज़ का होता है, इसीलिए ये जो है लोअर स्पीड पे सेडिमेंट करेगा, ठीक है। ये काफ़ी ऊपर वाले लेयर में रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया और धीरे धीरे ये नीचे बैठेगा। क्लियर हो गया। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए, दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है। थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन था लेकिन ध्यान रखोगे तो आराम से हो जाएगा, पीजीटी में पूछा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पेयर इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। दिए हुए ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा पेयर सही नहीं है, ठीक है। तो देखो ऑप्शन बी जो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये तो हमने पढ़ाया था, ये सिंगर एंड निकोल्सन ने दिया हुआ है, ठीक है। ये मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताता है। ऑप्शन सी मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जैसे ही किसी भी लिक्विड का मूवमेंट एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा तो उस फिनोमेनन को हम ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है प्लांट सेल और प्लाज्मोडेस्माटा। हमने बताया था कि ये जो प्लाज्मोडेस्माटा होता है ये कम्युनिकेशन चैनल के रूप में काम करता है दो प्लांट सेल के बीच में। ये दो प्लांट सेल है, ठीक है, इसके बीच में एक चैनल के रूप में काम करता है कौन, प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है। तो बचा कौन, ऑड वन आउट कौन सा है, ऑप्शन ए, पोटेशियम आयन पंप पैसिव ट्रांसपोर्ट। बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है क्योंकि ये जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू काम करता है जो कि एटीपी मॉलिक्यूल को यूटिलाइज करता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है इस पंप का, तो ये ट्रांसपोर्ट करता है सोडियम आयन टू द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, ठीक है। तो इसमें बेसिकली सोडियम और पोटेशियम आयन का मूवमेंट होता है इन एंड आउट ऑफ द सेल, 2 सोडियम आउट, इन रिटर्न 3 पोटेशियम इन। क्लियर हो गया। दिस पंप मूव्स 3 पोटेशियम आयन इनसाइड द सेल फॉर एवरी 2 सोडियम आयन मूव्ड आउटसाइड, ठीक है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन ए जो है वो नॉट करेक्ट वाला पेयर है, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ ख़त्म हो रहा है एनिमल सेल चैप्टर। क्लियर है। इसके सभी क्वेश्चन आंसर्स हमने करवा दिए, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस करना इसके और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ठीक है। अब हम लोग शुरू करेंगे तीसरा चैप्टर, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने पीजीटी बायोलॉजी से रिलेटेड जो है एनिमल किंगडम सभी फाइलम्स अच्छे से कवर अप कर लिया है, थ्योरी अलॉन्ग विथ क्वेश्चन आंसर्स। उसके बाद एनिमल सेल चैप्टर भी हम लोग का कवर अप हो चुका है, थ्योरी अलॉन्ग विथ क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। तो अब हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग इस तरह से पढ़ाई करते हैं, बने रहें, फोकस ऑन दी स्टडी के साथ। ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स, ठीक है। अच्छा लगे तो कीप ऑन सब्सक्राइबिंग, लाइकिंग द वीडियोज़ एंड चैनल, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।